हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ओवर करंट प्रोटेक्शन के बारे में बात करेंगे। ओवर करंट प्रोटेक्शन इन रेडियल फीडर एंड इन रिंग मेन फीडर। ये दो टोपोलॉजीज हम लोगों ने कंसीडर की है पावर सिस्टम नेटवर्क की। बाकी टोपोलॉजीज में भी ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस यूज़ होता है फॉर ओवर करंट प्रोटेक्शन। अब इसमें हम लोगों को करना क्या है, रेडियल फीडर एक बहुत बड़ी सी लाइन होती है। अब उसमें सिर्फ एक रिले लगाएंगे हम लोग तो पूरी लाइन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें बहुत सारे सेक्शंस में डिवाइड करना पड़ता है उस लाइन को, ठीक है, उस फीडर को। और उस हर एक रिले और हर एक सेक्शन में एक रिले ऑपरेट करता है। अब कैसे पता चलेगा कि किस रिले को किस फॉल्ट के लिए ऑपरेट करना है। मान लो किसी एक सेक्शन में फॉल्ट हुआ तो रिले को कैसे पता चलेगा कि उसे ऑपरेट करना है। तो ये हम लोग डिसाइड करते हैं, जो हम लोगों ने अभी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, टीएमएस, टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग, और फ्लक्स सेटिंग मल्टीप्लायर। मतलब करंट की सेटिंग कर देते हैं और टाइम की सेटिंग कर देते हैं। टाइम मतलब मिनिमम टाइम में किसको ऑपरेट करना है और कितने करंट वैल्यू में किसको ऑपरेट करना है। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली हम ये करते कैसे हैं। ये मान लो ये एक रिंग मेन फीडर है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें हम लोगों ने सबसे पहले टाइम ग्रेडेड मेथड का यूज़ किया। ये 3 सेक्शंस इसमें बने हुए हैं। एक्चुअल में तो काफ़ी सारे सेक्शंस होते हैं और बहुत सारे रिलेज होते हैं, लेकिन इसमें हम लोगों ने 3 सेक्शंस कंसीडर किए हैं और 3 अलग अलग रिलेज हैं, R1, R2, R3। अब मान लो एक फॉल्ट ऑकर करता है यहाँ पे, इस पोजीशन पे ये एक फॉल्ट है, तो इस पोजीशन पे मेरे R3 जो रिले है उसको ऑपरेट करना चाहिए, जिससे कि बाकी के जो भी फीडर्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहें और ये सप्लाई कॉन्टिन्यूस रहे कस्टमर्स को, ठीक है। लेकिन तो वो कैसे होगा, ये ऐसे होगा कि हमने यहाँ पे टीएमएस की सेटिंग रख दी 0.1, टीएमएस की R2 में सेटिंग रख दी 0.3 और टीएमएस की सेटिंग रख दी R1 में 0.5। वो होंगे मिनिमम नंबर्स ऑफ कस्टमर हमारे अफेक्ट होंगे और बाकी सब बच जाएंगे, ठीक है। लेकिन इस मेथड का एक डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज है, मान लो अगर फॉल्ट यहाँ ऑकर करती है, ठीक है, इस पॉइंट पे। अब यहाँ ऑकर कर रही है फॉल्ट, तो सबसे पहले R1 को ऑपरेट करना चाहिए क्योंकि ये R1 के नज़दीक है। बट हमने R1 का जो TMS है, टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग, वो हमने सबसे हाई दे रखा है, मतलब 0.5 दे रखा है। तो ये सब 0.5 सेकेंड्स बाद ऑपरेट करेगा। तो उस टाइम तक जो भी मेरा करंट होगा, फॉल्ट करंट, वो सोर्स को काफ़ी नुकसान पहुंचा चुका होगा, ठीक है। तो ये सिर्फ टाइम ग्रेडेड मेथड हम लोग इसमें यूज़ नहीं कर सकते। अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट मेथड इसमें कौन सा है। नेक्स्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट मेथड है पीएसएम मेथड। पीएसएम में क्या करेंगे, फ्लक्स सेटिंग मल्टीप्लायर मेथड। इसमें हम लोग करंट की सेटिंग कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने टीएसएम में इसमें कंसीडर नहीं किया, सिर्फ हम लोग सीएस की बात कर रहे हैं, मतलब करंट सेटिंग की बात कर रहे हैं। तो करंट सेटिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, करंट सेटिंग हमने R3 के लिए 100% रखी, R2 के लिए 125% रखी और R1 के लिए हम लोगों ने 150% रखी। मतलब करंट सेटिंग भी हम लोग लोड साइड से सोर्स साइड के रिलेज के लिए बढ़ाते जा रहे हैं। मतलब यहाँ अगर कोई फॉल्ट हो रही है तो ऑब्वियसली उसका जो करंट होगा क्योंकि करंट की वैल्यू इतनी रिजिड तो होती नहीं है। इतनी रिजिड हम लोग अपने रिलेज को बना नहीं सकते हैं कि वो 0.5% या 0.5 या 1 एम्पियर की करंट को भी डिटेक्ट कर पाए, ठीक है। वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए हम लोग 4 ही सेटिंग बनाते हैं करंट की, 125, 150, 175 और 200% हायर देन द रेटेड वैल्यू। तो अब ऐसे तो हम लोग फिर पूरे रेडियल फीडर को सिर्फ 4 सेक्शंस में ही डिवाइड करेंगे अगर हम लोग करंट सेटिंग मेथड को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वो मेथड भी, सिर्फ करंट सेटिंग मेथड भी फ्लॉप हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों को यूज़ करेंगे, मतलब टाइम सेटिंग भी और करंट सेटिंग भी यूज़ करेंगे। मेन जो हमारा प्रोसेस है वो सेम ही रहेगा कि टीएमएस और
करंट सेटिंग लोड साइड से सोर्स साइड पे इंक्रीज करेंगे। बट हमारे पास ये भी 0.3 सेकेंड में ऑपरेट कर रहे, लेकिन हमने करंट की डिफरेंट वैल्यू रख दी, करंट की सेटिंग ठीक है। तो इस तरीके का प्रोसेस बनाया जाएगा जिसमें काफ़ी सारे सेक्शंस इंक्लूड हों और टाइम जो हो वो यहाँ से लोड एंड से सोर्स एंड तक का जो टीएमएस की सेटिंग है वो बहुत ही कम रेंज में वेरी करे। तो इससे क्या होगा, जो मेरे सोर्स के साइड में जो फॉल्ट ऑकर करेंगे वो भी बहुत जल्दी ही सर्किट रिले उनको ऑपरेट कर देगा। ठीक है, अब हम आते हैं ओवर करंट रिले के टाइप के बारे में। दो टाइप के ओवर करंट रिले होते हैं, एक होता है नॉन डायरेक्शनल ओवर करंट रिले, एक होता है डायरेक्शनल ओवर करंट रिले। डायरेक्शनल ओवर करंट रिले क्या होता है? डायरेक्शनल ओवर करंट रिले होता है, ये करंट की डायरेक्शन के सेंसिटिव होता है। मतलब कि मान लो अगर करंट की डायरेक्शन ये एक लाइन है, एक लाइन है ये मान लो, और करंट की डायरेक्शन इधर से इधर फ्लो कर रही है, तभी ये रिले ऑपरेट करेगा। ठीक है, अगर ये करंट की डायरेक्शन 180 डिग्री आउट ऑफ फेज ऑपरेट कर रही है तो ऑपरेटिंग टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा ये डायरेक्शनल रिले। ठीक है, जबकि नॉन डायरेक्शनल रिले क्या होता है, ये करंट की दोनों सेटिंग, दोनों तरफ करंट फ्लो कर रही है, उस दोनों टाइप की करंट को सेंस करके ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? ऐसा इसलिए करते हैं हम लोग क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे सिर्फ एक डायरेक्शन की करंट को हम लोगों को रोकना होता है। ठीक है, हम बस करंट को हम लोगों को सेंस करना होता है। तो बस ये सेंस हो जाए कि उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, तो हम लोग अपने रिले को ऑपरेट करा सकते हैं। ठीक है, रादर देन गोइंग फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, हम बस करंट की डायरेक्शन को सेंस करके, और ये डायरेक्शनल रिले है। ठीक है, ये जो नॉन डायरेक्शनल रिले है नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन में मेरी करंट यहाँ से निकली, ठीक है, सोर्स से करंट फ्लो होके यहाँ से लोड के थ्रू लोड को पहुंच गई। ऐसे ही यहाँ पे भी लोड इन R3 और R4 से होते हुए लोड पे पहुंच गई। लेकिन अगर मान लो कि ये यहाँ फॉल्ट होता है R2 और R3 के बीच में, तो क्या होगा, तो होगा कि करंट यहाँ से निकली, यहाँ लोड की तरफ कुछ करंट जाएगी और कुछ करंट यहाँ से फ्लो करेगी। तो इस टाइम पे ये जो डायरेक्शनल रिले होगा, R4 डायरेक्शनल रिले, हिंट दे देती हूँ, इसको अगर हम लोगों ने सिर्फ डायरेक्शनल रखा होता तो सोचो क्या होता। अगर मान लो कि से, ठीक है, अगर हम लोगों ने इस करता तो क्या होता। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन कब होगी कि ये करंट मेरी इधर से इधर फ्लो करे। ठीक है, ऐसी सिचुएशन कब होगी, जब मेरी करंट इधर से इधर फ्लो करे और मैंने इसका TMS 0.3 रखा है। जब फॉल्ट यहाँ हो, तब यहाँ अगर फॉल्ट हुआ तो तब क्या होगा, सोर्स से करंट जाएगी इधर से फ्लो करके, फिर यहाँ पे आके यहाँ पे इस जाके इस फॉल्ट को फीड करेगी। ठीक है, तो उस टाइम पे इसको ऑपरेट करना पड़ेगा, लेकिन वो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उससे पहले ही मेरा TMS 0.1 जो मैंने R2 को दिया है वो ऑपरेट कर जाएगा। तो इसीलिए इस रिले को डायरेक्शनल रखने का कोई पर्पस ही नहीं है। ठीक है, इसको दोनों डायरेक्शन में ऑपरेट करना चाहिए। जब अगर मेरी नॉर्मल यहाँ पे भी फॉल्ट हो रही है तो भी ऑपरेट करना तो ऑपरेट करेगा ये R1 रिले। ठीक है, और R3 रिले भी। ठीक है, तो इसीलिए जब भी हम लोग रिंग मेन फीडर की प्रोटेक्शन, मतलब जब भी हम लोग प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो हम लोग जनरली जो सोर्स के पास मेरे जो रिलेज होते हैं उनको डायरेक्शनल रखते हैं इन जनरल केसेस। ठीक है,
उनको नॉन डायरेक्शनल रखते हैं, और जो लोड के पास रहते हैं उनको डायरेक्शनल रखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं रिंग मेन। रिंग मेन फीडर में क्या होता है, रिंग मेन में सारे सोर्सेज और लोड्स एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, एक सोर्स दूसरे को भी सप्लाई करेगा, तीसरे को भी करेगा, चौथे को भी करेगा। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, इसको हम लोग प्रोटेक्शन, जब प्रोटेक्शन डिवाइसेस की बात करते हैं तो इसमें हम लोग जो भी रिंग मेन फीडर है उसको एक सोर्स के रिस्पेक्ट में दो रेडियल फीडर्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, दो रेडियल फीडर्स में डिवाइड करने से क्या फ़ायदा मिलेगा, जो हम लोगों ने ऊपर प्रोसेस देखा था कि क्या सेटिंग्स रखनी है टीएमएस और पीएसएम की, वो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लागू हो जाएगा। अब दो रेडियल फीडर में कैसे डिवाइड करेंगे, एक सोर्स ऑफ जनरेटर। अब ओवर करंट प्रोटेक्शन ऑफ जनरेटर में हमें क्या देखना है, जनरेटर की ओवर करंट प्रोटेक्शन है। ठीक है, जनरेटर में तीन फेजेस होते हैं आपके, आप तीनों में ओवर करंट रिले लगा दीजिए, तीनों ऑपरेट करेंगे और आपकी प्रोटेक्शन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें तीन ओवर करंट रिले ना लगा के दो ओवर करंट रिले और एक अर्थ फॉल्ट रिले लगाते हैं। अर्थ फॉल्ट रिले क्या होता है, इसकी जो सेटिंग होती है वो ओवर करंट रिले की सेटिंग से बहुत कम होती है, मतलब लो करंट में भी ये ऑपरेट करता है। ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये अर्थ फॉल्ट रिले का यूज़ करके हम लोग थोड़ी सेविंग्स करते हैं। अब क्या होगा, अब जब भी कभी फॉल्ट होगा, जनरली जो फॉल्ट होते हैं वो अनबैलेंस्ड फॉल्ट होते हैं, उनके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू बैलेंस्ड फॉल्ट। तो अनबैलेंस्ड फॉल्ट की केस में जो अर्थ फॉल्ट रिले होगा वो सेंस कर लेगा कि कोई अनबैलेंस करंट फ्लो कर रही है और वो ऑपरेट करेगा। ठीक है, और उसके साथ ही ओवर करंट जो भी ये रिलेज हैं वो भी ऑपरेट करेंगे और ये बैलेंस्ड फॉल्ट के लिए भी ऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने एक तरीके से सेविंग्स कर ली इसमें। अब ये यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे कौन सी फॉल्ट के लिए कौन सा रिले ऑपरेट करेगा। जैसे थ्री फेज फॉल्ट है, ये बैलेंस फॉल्ट है, तो इसके लिए R1 R2 मेरे क्या है, ओवर करंट रिलेज हैं, वो ऑपरेट करेंगे। हमें पता चल जाएगा कि एक थ्री फेज फॉल्ट हुआ है, उस कंडीशन में अर्थ फेज फॉल्ट ऑपरेट नहीं करेगा। ऐसे ही LLG फॉल्ट जोन को और LL फॉल्ट के लिए कौन से रिलेज ऑपरेट करेंगे, ये सब यहाँ पे मैंशनड है। बनाया चाहते हैं नेक्स्ट, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में क्या होता है, हम लोग एक जोन को प्रोटेक्ट करते हैं। जोन मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का एक जोन है, इसको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें एक सर्किट बनाया जाता है जो दो सीटीज के बीच में कनेक्ट होता है। ठीक है, CT1 और CT2 के बीच में एक पोटेंशियल कॉइल लगाई जाती है जिसमें दोनों की करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है। ठीक है, I1 की करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और I2 की करंट उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है और जो ऑपरेटिंग क्वांटिटी होती है इसमें I1 माइनस I2 होती है। ठीक है, अगर हम इसकी जगह V1 माइनस V2 भी रख सकते हैं, मतलब वोल्टेज का भी डिफरेंस यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग कैसे दो सिटीज के बीच में अगर कोई फॉल्ट होता है तो सिर्फ उसी के लिए ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग जोन ऑफ प्रोटेक्शन में भी यूज करते हैं। अ डिफरेंशियल प्रोटेक्शन कंपेयरिंग वोल्टेज इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसलेट प्रोटेक्शन। ये जो जब हम लोग करंट को ना ऑपरेट करा के दोनों के वोल्टेज को ऑपरेट कराते हैं तो उसको हम लोग ट्रांसलेट प्रोटेक्शन भी कहते हैं। इसको हम लोग जनरली कम्युनिकेशन लाइन्स में यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे करंट की वैल्यू बहुत कम होती है, वोल्टेज थोड़ा सिग्निफिकेंट होता है। A differential relay may maloperate either due to unequal saturation level of two CTs or due to CT ना आए इसकी वर्किंग कंडीशन में, इसकी ऑपरेटिंग डिफरेंशियल रिले इज मॉडिफाइड टू परसेंटेज डिफरेंशियल यूज करके परसेंटेज डिफरेंशियल रिले यूज करते हैं। परसेंट
कंडीशन चाहिए। रिले में क्या होता है, नॉर्मल रिले में बस एक ये वायर थी, पोटेंशियल कॉइल थी। परसेंटेज डिफरेंशियल रिले में दो और कॉइल्स यूज होती हैं, ठीक है। अब इसमें एक ऑपरेटिंग फोर्स होता है और एक रिस्ट्रेनिंग फोर्स होता है। और रिले को ऑपरेट करने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, रिले को ऑपरेट करने के लिए जो कंडीशन चाहिए वो है कि ऑपरेटिंग फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन द रिस्ट्रेनिंग फोर्स। ऑपरेटिंग फोर्स क्या होती है, इसमें ऑपरेटिंग फोर्स होती है जो भी करंट यहाँ से फ्लो कर रही होती है, और रिस्ट्रेनिंग फोर्स होती है इन दोनों के एवरेज, इन दोनों करंट का, जो भी करंट फ्लो कर रही है उसका एवरेज। अब मान लो मेरी I1 है 50 और I2 है 45, ठीक है। I1 जो इस सीटी में फ्लो कर रही है और I2 जो इस सीटी में फ्लो कर रही है। अब अगर कोई फॉल्ट इन दोनों के बीच में हुआ होगा तो इतना माइन्यूट डिफरेंस तो आएगा नहीं करंट में, तब करंट में जो डिफरेंस आएगा वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये जो एरर आया, ये जो माइन्यूट डिफरेंस आया है करंट में, ये सीटी रेशियो के सीटी के एरर की वजह से आया। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब हम लोग ऑपरेटिंग फोर्स कैलकुलेट करेंगे, ऑपरेटिंग फोर्स I1 माइनस I2, दैट मीन्स ऑपरेटिंग फोर्स है मेरा 5 एम्पियर और रिस्ट्रेनिंग फोर्स है I1 प्लस I2 बाई 2, ठीक है। तो इस कंडीशन में रिस्ट्रेनिंग फोर्स मेरा क्या है 47.5, मतलब कैलकुलेट करके देख लेना। तो रिस्ट्रेनिंग फोर्स इज हायर देन द ऑपरेटिंग फोर्स और मेरा रिले ऑपरेट नहीं करेगा। लेकिन वहीं अगर कोई फॉल्टी सिचुएशन होती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, मान लो I1 की वैल्यू मेरी 50 एम्पियर है और I2 की वैल्यू मेरी 5 एम्पियर हो गई, तो उस टाइम में ऑपरेटिंग फोर्स कितना हो गया 45 और रिस्ट्रेनिंग फोर्स हो गया 50 प्लस 5/2, दैट मीन्स 27.5। अब क्या होगा, ऑपरेटिंग फोर्स मेरा ज़्यादा है तो इस कंडीशन में मेरा रिले ऑपरेट करेगा। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है ये परसेंटेज डिफरेंशियल रिले की। एक तरफ हम लोगों ने ऑपरेटिंग क्वांटिटी रखी है I1 माइनस I2 और दूसरी तरफ हम लोगों ने रिस्ट्रेनिंग क्वांटिटी रखी है I1 प्लस I2 बाई 2, और ये एक ऑलमोस्ट लीनियर ग्राफ शो कर रहा है। इसका स्लोप क्या है, I1 माइनस I2 डिवाइडेड बाई I1 प्लस I2 बाई 2, ठीक है। लेकिन इसमें ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये कुछ से स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा हाइयर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये क्यों होता है, ये इनर्शिया प्रॉब्लम जो होती है, इनर्शिया जो ऑपरेट करने के लिए लगती है रिले के, उसके लिए हम लोगों ने एक एरर छोड़ा हुआ है इसमें, वो है। नेक्स्ट है स्टेटर वाइंडिंग प्रोटेक्शन। स्टेटर वाइंडिंग में भी हम लोग सेम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जोन ऑफ प्रोटेक्शन के लिए। वाइंडिंग में अगर कोई फॉल्ट होगी तो इन दोनों की जो सेकेंडरी करंट फ्लो करेगी उसमें डिफरेंस होगा, ठीक है। अगर कोई फॉल्ट वाइंडिंग में नहीं होगी तो कोई डिफरेंस नहीं होगा और ऑलमोस्ट सेम करंट फ्लो करेगी। ये सेम चीज़ हम लोग इसमें लगाते हैं। ये आप देख लेना, ये सारी नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, इसमें कोई ना समझने वाली चीज़ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। ट्रांसफार्मर में कैसे डिफरेंशियल प्रोटेक्शन यूज़ करेंगे। ट्रांसफार्मर में दो चीज़ें होती हैं जो कंसीडर करने वाली होती हैं। पहली तो ये होती है हाउ टू डिज़ाइन सीटी रेशियो इन सच अ वे दैट अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन द करंट फ्लोइंग थ्रू ऑपरेटिंग कॉइल इज 0, ठीक है। सीटी रेशियो कैसे डिफाइन करें, दैट अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन जो करंट फ्लो कर रही है ऑपरेटिंग कॉइल से वो 0 हो, क्योंकि उसमें आपको ये पता है कि जो सेकेंडरी और प्राइमरी होते हैं वो दोनों ही अलग अलग वोल्टेज पे होते हैं और दोनों के करंट भी लोड पे डिपेंडेंट होते हैं। तो उस कंडीशन में 0 करंट फ्लो कराना ऑपरेटिंग क्वांटिटी में वो थोड़ा डिफिकल्ट है। एंड नेक्स्ट इज हाउ टू अवॉइड माल ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशियल डिले ड्यू टू 30 डिग्री फेज शिफ्ट बिटवीन द लाइन करंट्स ऑफ स्टार एंड डेल्टा और डेल्टा स्टार पावर ट्रांसफार्मर, ठीक है। डेल्टा स्टार और स्टार डेल्टा में 30 डिग्री का फेज डिफरेंस आता है। अब उस चीज़ को कैसे हम लोग अवॉइड करें वो, तो ये है टू अवॉइड द माल ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशियल रिले ड्यू टू 30 डिग्री रेशियो बिटवीन लाइन करंट्स ऑफ स्टार डेल्टा एंड डेल्टा स्टार पावर ट्रांसफार्मर दैट सेकेंडरी ऑफ द सीटीज मस्ट बी कनेक्टेड एज फॉलोइंग टेबल्स। ये पावर ट्रांसफार्मर का एलवी अगर स्टार है तो सीटी का सेकेंडरी डेल्टा होना चाहिए। ऐसे ही हाईवी एचवी भी स्टार है तो सीटी का सेकेंडरी डेल्टा होना चाहिए। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं 30 डिग्रीज का फेज शिफ्ट ला दे रहे हैं सीटीज में भी। पहले पावर ट्रांसफार्मर में था वही हम लोगों ने वही फेज शिफ्ट सीटी के सेकेंडरी में ला दिया, तो जो सीटी का सेकेंडरी होगा वो नॉर्मल हो जाएगा। ये एक क्वेश्चन है, ये देख लेना। इसमें ये जो डायग्राम है इसमें आप देखोगे गौर से तो आपको दिखेगा
कि ये जो भी ये स्टार का कनेक्शन है, लेकिन इधर जो CT का सेकेंडरी है ये हमने डेल्टा में कनेक्ट कर रखा है, ये 30 डिग्रीज को अपने वो करने के लिए, 30 डिग्रीज वाला जो चैलेंज था उसको वो करने के लिए। और जो दूसरा चैलेंज था जिसमें जिसमें ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स अलग अलग वोल्टेज लेवल पे होती हैं, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग टर्न्स रेशियो से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि प्राइमरी का ज़्यादा है या सेकेंडरी का ज़्यादा है, टू गेट द सेम लेवल ऑफ वोल्टेज। ठीक है। नेक्स्ट है डिस्टेंस प्रोटेक्शन। ये डिस्टेंस प्रोटेक्शन हम लोग कल कंसीडर करते हैं। ठीक है, कल देखते हैं इस डिस्टेंस प्रोटेक्शन की, ये थोड़ा लंबा टॉपिक है।